हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी, आज की बहुत आसान सी नाउन की फोर्थ क्लास में हम नाउन के बहुत ही प्यारे प्यारे, बिल्कुल आपकी तरह प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स को जानेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो आखिर ये नाउन होता क्या है? नाउन इज नथिंग बट अ नेम, यानी कि नाउन कुछ भी नहीं है, नाउन सिर्फ नाम है। जैसे कि आप, हाँ जी, आपका भी कोई नाम है तो आपका नाम भी नाउन है। और जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह का भी कोई नाम है, हाँ जी, उस जगह का भी कोई नाम है। तो जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह का भी कोई नाम है। जितनी चीजें आप देख पा रहे हैं सबका कोई ना कोई नाम है। तो जो भी वस्तु जिसका भी कोई नाम है, जो भी इंसान जिसका भी कोई नाम है, वही हर नाम नाउन होता है। तो नाउन कुछ भी नहीं है, नाउन सिर्फ एक नाम है। ठीक है, नाउन इज नथिंग बट अ नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वो बचपन में ही आपने सीख लिया होगा। तो चलिए मिलकर नाउन के कुछ बेहतरीन से कंसेप्ट्स को जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ वैरायटी ऑफ बुक्स इज अवेलेबल इन अवर स्टोर्स टू बी सोल्ड। अब ये जो वैरायटी होता है, इस वैरायटी के होते हैं दो मतलब, यानी कि वैरायटी दो तरीके की होती है, यानी कि वैरायटी के दो मतलब हुए। एक वैरायटी का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के, विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें, मल्टीपल टाइप्स ऑफ थिंग्स, यानी कि कई प्रकार की चीजें। तो जब इस वैरायटी का मतलब कई प्रकार की चीजें होता है, जब इस वैरायटी का मतलब कई प्रकार की चीजें होता है, तो इस वैरायटी के साथ में जो भी नाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा, और आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए। यानी कि जब इस वैरायटी का यूज भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों के लिए किया जाता है, जैसे कि अ वैरायटी ऑफ बुक्स, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टाइप्स की बुक्स की बात की जा रही है। तो जब इस वैरायटी का मतलब अलग अलग प्रकार की चीजों से होगा तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, और इसका प्लूरल क्या होता है? आर। तो ये हो जाएगा, अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन अवर स्टोर्स टू बी सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैरायटी है, इस वैरायटी का मतलब है विभिन्न विभिन्न प्रकार की, अलग अलग प्रकार की, कई प्रकार की किताबें हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ कैन बी बिकम वेरी। ये जो वेरी वर्ड लिखा हुआ है, इस वेरी वर्ड का मतलब होता है थकाऊ या फिर उबाऊ, यानी कि ऐसी कोई चीज जिससे आप थक गए हैं या फिर ऊब गए हैं, उसी को कहा जाता है वेरी। यानी कि जो वैरायटी होती है वही जीवन का मसाला है, स्पाइस है। मसाला जानते हो, जीवन का मसाला, ये वो वाला ये वो वाला मसाला नहीं है, ये जीवन का मसाला है। और इसके बिना क्या हो जाएगी लाइफ, क्या हो जाएगी भैया? या तो थकाऊ हो जाएगी या फिर उबाऊ हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पर जो वैरायटी का यूज किया गया है वो किया गया है विविधता के रूप में, यानी कि चेंज होना ही जीवन है। अगर चीजें चेंज नहीं होंगी तो लाइफ कैसी हो जाएगी? डल हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। अगर इस वैरायटी का मतलब बदलाव है, चेंज है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन अगर इस वैरायटी का यूज भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों के लिए किया जा रहा है तो इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ पर इस वैरायटी का यूज किया जा रहा है किस सेंस में? चेंज के सेंस में, यानी कि बदलाव के सेंस में। और जब इसका यूज बदलाव के सेंस में किया जाता है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आर को हटाकर हम क्या लगा देंगे? इज। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, अदरवाइज लाइफ कैन बिकम वेरी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन रटना आपको कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी हमारे दोस्त साथी ने ये रट दिया कि वैरायटी के साथ में क्या आता है? आर, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर आकर तो वो इंसान गलती कर देगा, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी, इस वाले सेंटेंस में वैरायटी का मतलब कुछ और है, लेकिन यहाँ इस वाले सेंटेंस में वैरायटी का मतलब कुछ और है। इसीलिए आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है, जानना है, सीखना है। और सीखने के लिए आप देखते रहिए दी इंग्लिश अल्फा। Next question is, he advises me never to use believe in using a fair means because they are not acceptable in this materialistic age. Okay, यानी कि उसने मुझे एडवाइस दी नेवर टू बिलीव, के कभी बिलीव नहीं करना है, यूजिंग अ फेयर मीन्स। चलिए मिल गया हमें अपना शिकार कहाँ है। तो ये जो वर्ड लिखा हुआ है मीन्स, ये जो मीन्स वर्ड है, ये वर्ड होता है प्लूरल। कैसा वर्ड होता है ये?
ये होता है प्लूरल वर्ड। और जितने भी प्लूरल वर्ड होते हैं उनसे पहले कभी भी आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं हो सकता। समझे आप? कि जितने भी प्लूरल वर्ड हैं, जितने भी प्लूरल वर्ड हैं, प्लूरल और अनकाउंटेबल वर्ड, याद रखना, मार्क माय वर्ड, यानी कि मेरे शब्दों को याद रखना, जितने भी प्लूरल वर्ड हैं, प्लूरल और अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं, उनसे पहले आप ए एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए आप? इधर आओ, थोड़ा सा और आओ। तो जितने भी प्लूरल वर्ड हैं और अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं उनसे पहले आप ए और एन का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, समझे आप या नहीं समझे? तो अब यहां पर क्या किया गया है, इस मींस से पहले, वैसे यहां पे ये फेयर आ रहा है, लेकिन फेयर क्या है, ये फेयर है एडजेक्टिव। ठीक है, तो ए और एन आ किसके दिए रहे हैं, इस प्लूरल नाउन के लिए, और प्लूरल के लिए ए और एन का यूज नहीं किया जाता, इसीलिए हमें यहां से इस ए को हटाना पड़ेगा। तो फिर ये सेंटेंस होगा यूजिंग फेयर मींस। अब ये सेंटेंस सही हो गया, करेक्ट हो गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या हो रहा है भाई? भाई क्या हो रहा है? Next question is, I can't come to your office now because a lot of works remains to be done. Okay, अब आप समझो कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी कि वह हमेशा अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो कभी भी प्लुरलाइज नहीं किए जाते, यानी कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे उनका कभी भी प्लुरल नहीं बनाना। सुन रहा है ना तू? कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। ये बात समझ में आ गई आपके? अब उन्हीं अनकाउंटेबल नाउन्स में से एक अनकाउंटेबल नाउन है वर्क्स। अब ये जो वर्क है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, यानी कि इनमें कभी भी एस या ई एस नहीं लगाया जाता। समझे आप? कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो हमेशा कैसे रहते हैं, सिंगुलर रहते हैं। सिंगुलर कैसे रहेंगे ये? ऑलवेज। ऑलवेज यानी कि हमेशा सिंगुलर रहेंगे। कौन से नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को सुन भी रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे तभी तो समझ पाएंगे। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे, और जो नाउन सिंगुलर रहता है उसमें कभी भी एस या ई एस को ऐड नहीं किया जाता। समझे आप? तो ऐसे ही ये जो वर्क नाउन लिखा हुआ है ये नाउन भी कैसा है? ऑलवेज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें भी क्या नहीं कर सकते हम? एस या ई एस को ऐड नहीं कर सकते। और ऐसे नाउन कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि लगेज हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, क्रॉकरी हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, वेल्थ हो सकता है। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं जो हमेशा अनकाउंटेबल रहते हैं और इनमें कभी भी एस या ई एस नहीं लगाया जाता। और अभी एक रूल और मैंने बताया था कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन रहेंगे उन अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप कभी भी आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले। और अनकाउंटेबल नाउन में एस या ई एस का यूज भी नहीं किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप ये इन रूल्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या गलती है? यहाँ पर गलती साफ साफ दिखाई दे रही है कि ये अनकाउंटेबल नाउन दिया गया है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बना दिया है, जो कि कभी नहीं होता। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको दोबारा से सिंगुलर बना देंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज ऑलवेज कैसे होते हैं? सिंगुलर अनकाउंटेबल ही होते हैं। तो इसीलिए इस एस को यहाँ से हटाएंगे, सेंटेंस को सही करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू गिव मी द सिजर दैट इज शार्प? ग्रामर में, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर में, कुछ चीजें, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो पेयर में होती हैं। पेयर यानी कि जोड़े में होती हैं, जिनका जोड़ा उनके साथ रहता है। तो ऐसे नाउन्स को हमेशा प्लूरल माना जाता है, यानी कि ऐसा नाउन जो हमेशा जोड़े में रहता है, जिसका जोड़ा उसके साथ रहता है, तो ऐसे नाउन को हमेशा प्लूरल माना जाता है। ऐसा नाउन क्या? आपने बचपन में माताजी के हाथ में एक चीज देखी होगी जिससे माताजी रोटियों को सेकती थी और कभी कभी आपको भी सेक देती थी, तो यानी कि चिमटा। तो जो चिमटा होता है उसमें दो पार्ट होते हैं इस तरीके से। तो एक तरीके से ये जोड़ा हो गया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, और जो दोनों हिस्से होते हैं वो दोनों हिस्से आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे होते हैं। तो इस चिमटे को कहा जाता है टोंग्स, यानी कि ये जो चिमटा है इसके जैसे कोई भी और, जैसे कि आपके यहाँ प्लायर्स होगा, प्लायर्स यानी कि प्लास। तो उस प्लायर्स में भी दो हिस्से होते हैं और दोनों हिस्से एक जैसे होते हैं। जैसे कि कैंची,
कैंची में भी तो दो हिस्से होते हैं और वो दोनों के दोनों हिस्से एक साथ रहते हैं, यानी कि जोड़ा तभी तो बनेगा जब वो दोनों एक साथ रहेंगे। तो ये दोनों एक साथ रहते हैं और इनको हमेशा प्लूरल माना जाता है, और प्लूरल माना जाता है और इनमें हमेशा एस भी लगा होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा था प्लायर्स, प्लायर्स। और इसको, चिमटे को क्या कहते हैं? खाया तो बहुत है तुमने, लेकिन पता नहीं है तुम्हें कि इसको क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं टोंग्स, टोंग्स। ठीक है, टोंग्स माने होता है चिमटा, प्लायर्स। और ऐसे ही जो कैंची होती है उस कैंची को कहा जाता है सिजर्स, और ये जो सिजर्स है ये हमेशा सिजर्स ही रहेगा। वो नाउन जो जोड़े में होता है, वो नाउन जो पेयर में होता है, उनमें से कभी भी एस को हटाया नहीं जाता, यानी कि उनका जो एस होता है वो अनरिमूवेबल होता है, यानी कि उनमें जो एस लगा हुआ है वो कभी भी हटेगा नहीं। सेम कंडीशन इस सिजर के साथ में है कि ये सिजर कभी भी नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है? सिजर्स होता है। क्या होता है भैया? ये हमेशा सिजर्स होता है। तो इसीलिए इसमें हम ये एस लगा देंगे तो ये सिजर्स हो जाएगा। लेकिन इसमें गलती अभी बाकी है मेरे दोस्त, और वो गलती क्या है कि यहाँ पर ये जो दैट है, ये जो दैट है ये है रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आता है उसका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी कि या तो कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन। ठीक है, एंटीसीडेंट होता है। अब इसी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो सिजर्स है, ये सिजर्स कैसा नाउन है? ये तो हो गया प्लूरल नाउन। जब नाउन प्लूरल है, एंटीसीडेंट प्लूरल है, तो आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो इसीलिए यहां पर यूज करना पड़ेगा आर का। तो ये हो जाएगा कैन यू गिव मी द सिजर्स दैट आर शार्प। समझे आप कि किस तरीके से सेंटेंस में गलती को दिया जा सकता है, एरर को दिया जा सकता है। लेकिन हम एरर को नहीं छोड़ेंगे, हम उसे ढूंढ लेंगे और समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस डेटा इज वेरी यूजफुल। बेटा, दिस डेटा इज वेरी यूजफुल टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। ओके, अब यहां पर समझते हैं। ये जो वर्ड दिखा हुआ है डेटा, ये जो वर्ड है डेटा, बेटा क्या लिखा है? डेटा। तो ये जो वर्ड होता है ये वर्ड होता है प्लूरल, यानी कि कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनमें एस या ई एस नहीं आता। कुछ प्लूरल आपको कंफ्यूज करने के लिए, कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी एस या ई एस आई एस कुछ भी नहीं लगाया जाता। वो क्यों आते हैं? वो आते हैं कि आप जैसे भोले भाले लोगों को, मासूम लोगों को कंफ्यूज कर सकें, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो डेटा वर्ड है ये क्या है? ये प्लूरल वर्ड है। अगर प्लूरल वर्ड है तो क्या इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर यूज कर देंगे हम आर। तो ये होगा डेटा आर वेरी यूजफुल। लेकिन इसमें अभी गलती बाकी है मेरे दोस्त। वो गलती क्या है कि अगर हम प्लूरल नाउन का यूज कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास कोई प्लूरल नाउन है, यानी कि सेंटेंस में जो नाउन दिया गया है वो प्लूरल है, और इस प्लूरल नाउन से पहले अगर किसी डिटरमिनर का यूज किया जा रहा है, किसका यूज किया जा रहा है? डिटरमाइनर। माइनर बोलते हो? माइनर नहीं बेटे, इट इज कॉल्ड डिटरमिनर। अगर किसी डिटरमिनर का यूज किया जा रहा है तो अगर नाउन प्लूरल है तो ये जो डिटरमिनर है ये डिटरमिनर भी कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। और ये जो दिस है, ये दिस तो सिंगुलर होता है, तो दिस का प्लूरल क्या होगा? तो दिस का प्लूरल हो जाता है दीज। तो यहां पर ये करेक्ट बनेगा दीज डेटा आर। और इसको डाटा मत बोला करो, इसको डेटा कहा जाता है बेटा, डाटा नहीं कहा जाता। तो ये हो जाएगा दीज डेटा आर वेरी यूजफुल। समझे आप? मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है भर्ती। कहीं जॉब वॉब जब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो वहां पे रिक्रूटमेंट होता है। एक बोर्ड भी है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, तो वहां पे वो भर्ती करते हैं लोगों की, जिनको जॉब चाहिए होती है वो जाके जॉब लेते हैं वहां पे। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया? अब यहाँ पर ये समझने की बात है। देखने में तो ये वर्ड ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सिंगुलर है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या नहीं है? एस या ई एस या फिर आई एस कुछ भी नहीं दे रखा इस वर्ड के लास्ट में। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कुछ वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे आएंगे कि अपने साथ एस या ई एस नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी वो प्लूरल होंगे। यानी कि कुछ वर्ड ऐसे होंगे जिनके बाद में, जिनके लास्ट में एस, ई एस, आई एस, वी एस कुछ भी सफिक्स नहीं किया जाएगा। सफिक्स यानी कि उनके पीछे नहीं जुड़ा होगा, लेकिन फिर भी इंग्लिश ग्रामर उनको प्लूरल मानती है, वो वर्ड प्लूरल की तरह ही यूज किए जाते हैं। तो आपको गलती नहीं करनी है। अब ये जो वर्ड लिखा हुआ है क्राइटेरिया, ये भी कैसा वर्ड है? ये भी एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि ये प्लूरल है। अगर ये वर्ड प्लूरल है
तो इसके अकॉर्डिंग आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी होगी, वो भी प्लूरल होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ रिक्रूटमेंट। और ये जो क्राइटेरिया होता है, इस क्राइटेरिया भी बोलते हैं इसको, तो ये जो क्राइटेरिया या फिर क्राइटेरिया होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। समझे आप, क्राइटेरियन। और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, वो होता है क्राइटेरिया। समझे आप। ऐसे ही बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी प्लूरल वर्ड होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या होगा, प्लूरल वर्ड होगा। और इसका सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम सिंगुलर होता है और बैक्टीरिया प्लूरल होता है। ऐसी जो डेटा हमने पढ़ा था उसका सिंगुलर क्या होगा, उसका सिंगुलर होता है डेटम। लेकिन वो अब बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, वो ऑब्सोलीट वर्ड है, डेटा का यूज किया जाता है हमेशा। आई होप कि आप इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और नाउन को आप बहुत मजबूती से सीख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A farmer was leading his oxes to his farm so that he might feed them. ये eat का मतलब होता है खाना, eat का मतलब खाना होता है, लेकिन feed का मतलब होता है खिलाना। eat का मतलब खाना और feed का मतलब होता है खिलाना। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर खुद खा रहे हैं तो यू आर ईटिंग, लेकिन आप किसी और को खिला रहे हैं तो यू आर फीडिंग द पुअर। जैसे आप गरीबों को खिला रहे हैं तो यू आर फीडिंग द पुअर। वहां ये भी नहीं कहते ना कि वी आर ईटिंग द पुअर, वो गलत हो जाएगा एकदम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, ये क्या लिखा हुआ है, ऑक्सेस। कुछ वर्ड ग्रामर में ऐसे होते हैं जिनमें एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। कुछ वर्ड्स में एस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जाता। हाँ जी, समझो। अब यहाँ पर जो प्लूरल बनता है वो किससे बनता है, ईएन से या फिर आरईएन से। जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड होता है सिंगुलर, लेकिन अगर इसका प्लूरल बनाना है तो क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया। सेम उसी तरीके से ऑक्स, ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, ऑक्सन होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन जो छोटी बातों पे ध्यान नहीं देगा उसको दिक्कत होगी, क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी, उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। और ऐसा कोई घर, ऐसी कोई बिल्डिंग जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है वो कब तक टिक सकती है, 4-5-6 दिन तक। ठीक है। तो अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, अपनी बुनियाद को, अपनी नींव को स्ट्रांग करो। ठीक है। तो ऐसा ऐसा कुछ भी मत मानो कि ये छोटी चीजें हम इनको नहीं पढ़ रहे कि सिंगुलर प्लूरल है, यही तो दिक्कत देगी। और छोटी चीजें ज्यादा दिक्कत देती हैं। जैसे कि आप पहाड़ पर जाकर बैठ सकते हो, लेकिन आप छोटी सी सुई पर नहीं बैठ सकते। सुई पर बैठ जाओगे तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत देगी आपको। तो छोटी चीजों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। छोटे छोटे चेंजेस से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी चेंजेस, अचीवमेंट को हासिल कर सकते हो। तो यहां पर ऑक्सेस नहीं होता, प्लूरल क्या होता है, ऑक्सन होता है। तो इसीलिए ऑक्सेस का यूज न करके यहां पर ऑक्सन का यूज किया जाएगा और यहां हो जाएगा ईएन। तो अ फार्मर वाज लीडिंग हिज ऑक्सन टू हिज फार्म सो दैट ही माइट फीड देम। ठीक है। समझे आप। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, आप बहुत प्यार से समझ जाते हो। सो नाइस ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट मैन सर्वेंट्स इन स्मॉल विलेजेस। ये यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मैन सर्वेंट्स। ठीक है। तो ये जो मैन सर्वेंट है ये एक कंपाउंड नाउन है, क्योंकि एक नाउन मैन हो गया, एक नाउन सर्वेंट हो गया। तो यहां पर ये कंपाउंड नाउन बन गया मैन सर्वेंट। ठीक है। हाँ जी। तो ये हुआ मैन सर्वेंट। लेकिन यहां पर इस मैन सर्वेंट कंपाउंड नाउन में, तो कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनका प्लूरल बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जैसे कि कमांडर इन चीफ है, तो यहां पर क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। ठीक है। लेकिन इस तरीके का जो वर्ड है, जैसे कि मैन सर्वेंट हुआ या फिर वुमन या फिर मैन लगाकर इस तरीके से कोई नाउन बनाया गया है कंपाउंड, तो आपको ध्यान रखना है ये जो मैन है इसका भी प्लूरल बनाना पड़ेगा और इसके बाद जो वर्ड लिखा हुआ है इसका भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मैन सर्वेंट्स। और मैन का प्लूरल क्या बना, एमईएन। तो यहाँ पे एमईएन करना पड़ेगा और फिर सर्वेंट्स में एस लगाना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा ये होगा मैन सर्वेंट्स। अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये जो वुमन सर्वेंट लिखा हुआ है इसका प्लूरल बना के दिखाओ आप क्या बनाओगे। और ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको बोलते हैं वुमन। वुमन क्या बोलेंगे इसको, वुमन। इसको वो मैन नहीं बोलते, वो मैन, वो मैन नहीं होता, ये क्या होता है, वुमन होता है। ठीक है। आप सही से जानेंगे। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो वुमन लिखा हुआ है, वुमन का प्लूरल क्या होता है, वुमन का प्लूरल होता है विमन। हाँ जी। अगर ये सिंगुलर वाला है तो सिंगुलर वाले को वुमन बोलते हैं और जो प्लूरल होता है प्लूरल को बोलते हैं विमन। वुमन, ये क्या हुआ वुमन, और ये क्या हुआ विमन। और इसको वुमन कहा जाता है, वुमन और विमन, वुमन विमन। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
तो ये इसका प्लूरल हो गया। अब सर्वेंट का प्लूरल क्या बन जाएगा? सर्वेंट का प्लूरल बन जाएगा सर्वेंट्स। तो इस तरीके से इस कंपाउंड नाउन को हम प्लूरलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर किया गया है कि मेन सर्वेंट्स का यूज किया गया है। तो इसी तरीके से ये यहाँ पर सेंटेंस सही हो जाएगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन को दोनों हिस्सों को प्लूरल करना पड़ेगा यहाँ पर, वैसे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर मैन या वुमन लगा हुआ है आगे, तो दोनों हिस्सों को ही प्लूरल करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू वॉन्ट टू अर्न रिस्पेक्ट यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स। ओके, यहाँ पर ये जानो आप कि अगर वर्ड का यूज किया जा रहा है, वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है शब्द। वर्ड का मतलब शब्द होता है। जब वर्ड्स को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? मीनिंगफुल। अगर वर्ड्स को जोड़ा जाए तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, सेंटेंस को जोड़ेंगे तो पैराग्राफ, पैराग्राफ स्टोरी बन जाएगी। तो इस वर्ड को अगर यूज किया जा रहा है और शब्दों के रूप में यूज किया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका प्लूरल बनाओ और इसको कर दो वर्ड्स। जैसे कि देयर आर मैनी वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, मैनी वर्ड्स, यानी कि फिर इसको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन मेरे नादान परिंदों सुनो इधर, कि अगर इन वर्ड का यूज, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका यूज किया जा रहा है किसके सेंस में? प्रॉमिस के सेंस में। यानी कि इस वर्ड से मीनिंग इंडिकेट हो रहा है क्या? प्रॉमिस। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये कैसा रहेगा? ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। हाँ जी, समझे आप? कि अगर इस वर्ड का मतलब शब्द है, क्या है? शब्द है, तो इसका आप प्लूरल बना सकते हो, वर्ड्स कर सकते हो। लेकिन अगर इस वर्ड का मीनिंग प्रॉमिस हो जाए, क्या हो जाए? प्रॉमिस हो जाए, वादा हो जाए, तो ये कैसा रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अब यहां पर समझ सकते हैं, यू मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड्स, यानी कि तुम्हें अपने वादे का, ट्रू टू योर वर्ड्स यानी कि तुम्हें अपने वादे का पक्का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। अपने शब्द जो आपने कहे हैं उन पर आपको खरा उतरना चाहिए और आपको अपने वादे के प्रति सच्चे रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेंस निकल के आ रहा है इसका, वो क्या है? प्रॉमिस। और अगर प्रॉमिस के सेंस में वर्ड का यूज किया जा रहा है तो ये कैसा रहेगा? ऑलवेज सिंगुलर। अगर सिंगुलर रहेगा तो इसमें से ये एस हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये एस को हटाएंगे और ये क्या हो जाएगा? मस्ट बी ट्रू टू योर वर्ड होगा, ना कि वर्ड्स। आई होप कि आपने इन एरर्स को, इन नाउन के कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से जाना होगा, पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। तो ऐसे ही दी इंग्लिश अल्फा के साथ में इंग्लिश पढ़ते रहिए, खुद को आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। Fearless.